बैक बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीओ के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? चलिए बताइए। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी दशरथ, सी अशोक और डी बिंदुसार। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर होगा सी अशोक। अशोक ने करवाया था बच्चों, क्योंकि मौर्य शासक अशोक ने बिहार में गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। बराबर की इन 4 गुफाओं के नाम कौन कौन से थे? सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कड़। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। किसने किया था बच्चों? पहला ऑप्शन देखिए कॉर्नवालिस ने, दूसरा मिंटो ने, सी वॉरेन हेस्टिंग्स और डी वेलेज़ली। चलिए आंसर दीजिए इसका। देखिए बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त अथवा इसको हम कहेंगे स्तंभरारी बंदोबस्त, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ज़मींदारों के बीच का जो कर था उसको वसूलने के लिए उसी संबंधित एक स्थायी व्यवस्था के लिए सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर ली जाती थी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपको पता चल गया, कॉर्नवालिस। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? अंग्रेज का, फ्रेंच का, डच का या पुर्तगाली का? बच्चों इसका सही आंसर होगा फ्रेंच। किसका था ये? फ्रेंच का था। तो चंद्रनगर जो है वो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित पूर्वोत्तर प्रांत है, या रेल व सड़क मार्ग द्वारा कोलकाता व वर्धमान से जुड़ा हुआ है। 1673 में फ्रांसीसियों द्वारा बसाए गए और व्यावसायिक रूप से विस्तार किए गए इस शहर में 1757 से लेकर फिर 1794 में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, लेकिन 1815 में फिर से इस पर फ्रांस का आधिपत्य स्थापित हो गया। वर्ष 1949 के जनपद संग्रह के अनुसार इसका भारत में विलय हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? चलिए देखिए उद्देश्य क्या था। पहला है अंग्रेजी अखबारों की सहायता करना, बी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, सी प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना और डी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। बच्चों इसका सही आंसर होगा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, डी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। बच्चों इसके पीछे भी एक कारण है। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस जो था वो 1878 का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना था। इस अधिनियम में पत्र पत्रिकाओं में ऐसी सामग्री छापने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था, जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष पनपने की संभावना हो। और इस अधिनियम के पारित होने के अगले ही दिन शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बांग्ला भाषा में छपती थी, को अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? बच्चों क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? पहला है 1758 में, दूसरा 1756 में, 1759 में या 1757 में। चलिए इसका सही आंसर होगा क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? इसका सही आंसर होगा डी 1757 में। क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में यह मद्रास का गवर्नर था। 1757 में यह बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के उपलक्ष्य में क्लाइव ने मीर जाफर को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार स्वरूप दे दी थी। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया? रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, दूसरा अनुकूल व्यापार संतुलन करने के लिए, सी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, डी द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा। चलिए इसका सही आंसर होगा, रॉलेट एक्ट के बारे में क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। इसका सही आंसर होगा सी। इसके बारे में ये है बच्चों कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी। इस समिति के सुझाव पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पारित हुए थे जिन्हें रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिचक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है असत्य है। पहला है प्रतिचक्रवात में केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है, बी प्रतिचक्रवात में बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है, सी प्रतिचक्रवात में सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है, और डी चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा डी, चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रतिचक्रवात जब आता है तो वहाँ पर वायुदाब क्या होता है? उच्च होता है। इसके कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। प्रतिचक्रवात के मार्ग और दिशा में अनिश्चितता का अभाव हो जाता है। सामान्य रूप से प्रतिचक्रवातों में पवन दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हो जाती है। इसमें सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है, बारिश नहीं होती है, और प्रतिचक्रवात का आकार काफ़ी बड़ा होता है और ये तापमान में भी वृद्धि करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगें किसके कारण उत्पन्न हुई? ठीक, किसके कारण उत्पन्न हुई? भूकंप से, ज्वालामुखी से, पवन से या हिमखंड से? इसका सही आंसर होगा भूकंप से। ठीक, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगें भूकंप से उत्पन्न होती हैं। क्यों? चलिए इसके बारे में बताते हैं हम आपको। समुद्री तूफान को हम जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। ठीक है, समुद्री तूफान जो होता है उसको जापानी भाषा में हम सुनामी कहते हैं। यानी कि बंदरगाह के निकट की जो लहर होती है वो सुनामी हुई। सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक पैदा होती है और महासागरीय जल का व्यापक स्तर पर विस्थापन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं। सुनामी सामान्यतः प्रशांत महासागरीय तट, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में दृष्टिगोचर होती हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? चलिए बताइए बच्चों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? इसका सही आंसर होगा सी, कावेरी। कहाँ पर स्थित है? कावेरी में स्थित है। देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मैसूर जिले में कावेरी नदी पर व्यवस्थित है। कहाँ पर है ये? मैसूर जिले में। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और जो ये नदी है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह कौन सा है? तो आप बताएंगे शिव समुद्रम जलप्रपात। इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? भंगुर मृदा, खादर मृदा, बलुई मृदा या लैटेराइट मृदा? देखिए इसमें का सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए।
बच्चों इसमें जो गंगा घाटी की नदियों के किनारों पाई जाने वाली जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर मृदा कहते हैं। खादर मृदा क्या होता है? खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है। इस भाग की मिट्टी सदैव नवीन होती रहती है। खादर मिट्टी सदैव पोषक तत्वों से भरपूर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? ऑप्शन है मोहन, दूसरा निरंजना, तीसरा हरोहर या चौथा सोन। बताइए किस पे धारण करती है? इसका सही आंसर होगा बच्चों मोहन, ए, ऑप्शन ए। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट मोहन नदी से आके मिलती है। ठीक, मोहन नदी से आकर मिलती है। और फल्गु नदी के उद्गम छोटा नागपुर का पठार है, जहाँ से निकलकर छोटी छोटी सरिताओं के माध्यम से निरंजना नदी की मुख्य धारा के रूप में या बोध गया के निकट मोहन नामक एक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण करती है। पृथ्वी पक्ष में हिंदू धर्म के लोग यहाँ स्नान करते हैं एवं पिंडदान करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है, संसद है या विधि मंत्रालय है? बच्चों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक, इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, संसद के पास होती है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास होती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन व समय समय पर इनकी संख्या का निर्धारण संसद कर सकती है। संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए अधिनियम 1956 लाया गया था, जिसके तहत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि लगातार की जाती रही। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित हैं। ठीक, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। अब इसका हमेशा ध्यान रखिए कि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। आज की इसी मोटिवेशन के साथ हम अपना ये टॉपिक क्लोज करते हैं। फिर कल नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। फिर 15 क्वेश्चंस फिर से लेकर आएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।